नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमएम मैथ्स के इस प्यारे से परिवार पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अपन ने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली में डिसोसिएशन कर्व तो समझ में आ जाता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बोहर इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ये सारी चीज़ें हमको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हो कैसे रहा है, बेसिकली ये कैसे कार्बोनेट आयन में टूट रहा है, ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी के उस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ये टॉपिक का तो काफ़ी डिफिकल्ट आता है। मैं ब्रीफ के अंदर ये कोशिश करूंगा कि 10-12 मिनट के अंदर आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दे दूं और आपके जितने भी जो मैंने शब्द बोले हैं, कार्बोनिक एनहाइड्राइज, बोहर इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ये सारी चीज़ें आपके कंफ्यूजन से दूर हो जाए। देखो फटाफट से अगर मैं ये बात करूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो अपने पास समय जो है काफ़ी कम है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का होना है वो 3 फॉर्म में होगा। 3 फॉर्म में ये अपन को ये पता है कि 20 से 20 टाइम्स CO2 जो होती है वो सॉल्युबल होती है लिक्विड के अंदर एज कम्पेयर टू O2। O2 के कंपेयर में ये लिक्विड के अंदर काफ़ी तरीके से सॉल्युबल होती है, ठीक है। और इसीलिए O2 जो है वो सॉल्युबल नहीं होती है, कम सॉल्युबल होती है, तो वो RBC के रूप में ज़्यादा ट्रैवल करती है हमारे फ्लूइड के अंदर, ताकि वो अपने एल्वेओली सिस्टम से O2 ट्रैवल कर सके टिश्यू तक, और टिश्यू से जो CO2 बन रही है वो अपने फ्लूइड के थ्रू एल्वेओलाई तक आ सके, और वहाँ से हम उसको, क्योंकि हमारे लिए CO2 टॉक्सिक है, तो उसको अपन बाहर फेंक सके एनवायरनमेंट के अंदर, राइट। तो बाहर फेंकने के लिए टिश्यू से लेके आएंगे हम किसको, CO2 को। तो सबसे पहले हम उस ट्रैवल को देख रहे हैं कि जो टिश्यू से एल्वेओलाई तक आ रही है, उस फ्लूइड के अंदर CO2 किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। तो किस किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी, ये देखो 20 से 25% जो भी CO2 का पार्ट है वो अपने इस RBC, नॉट RSB, RBC के अपनी जो रेड ब्लड सेल है उसके फॉर्म में ट्रैवल करेगी, ग्रेट। 7% प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड है, जो भी ब्लड वेसल के अंदर जो RBC और सेल्स के अलावा जो लिक्विड है वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के फॉर्म में, ग्रेट। और 70%, सबसे ज़्यादा 70% इंपॉर्टेंट है, 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रैवल करेगी। क्या होता है बाइकार्बोनेट आयन, ये एक रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, तरीके से बताएंगे इसको आपको, ठीक है। अब देखो ये हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर हमारी RBC है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन ग्रुप है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या बन रखा है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंपाउंड बन रखा है। क्यों, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जब क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। उसी प्रकार से जब CO2 जो 25 से 20% जो है RBC के साथ जुड़ती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इस कंपाउंड क्या बोलते हैं अपन, कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन। जब CO2 RBC से जुड़ती है, यहाँ पे क्या बन रखा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ग्रेट। तो अब मैं ये बात करूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको छोटा करके ये बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, CO2 जो है वो कैसे बन रही है। हमको पता है ग्लूकोज से हम क्या बनाएंगे, हमारी एनर्जी बनाएंगे O2 लेकर, ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, और क्या बन रहा है अपना एक कैटाबॉलिक, क्या कह रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, जिसमें जुड़ करके एक नए कंपाउंड को बनाया जा रहा है। तो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पर CO2 बन जाएगा साथ में, और हमारा मेन जो प्रोडक्ट है ATP वो तो बनेगा ही, लेकिन ये टॉक्सिक पदार्थ भी बनेगा CO2, उसको हमें क्या करना है, बाहर फेंकना है, ठीक है सर। हमको उसको बाहर फेंकेंगे, कैसे बाहर फेंकेंगे भैया, ये CO2 आ जाएगी अपने RBC में, इस RBC के अंदर CO2 आ गई अपनी, हाँ सर आ गई। अब ये CO2 क्या करेगी, ये पानी के साथ जुड़ जाएगी और एक कंपाउंड बनाएगी जिसका नाम है कार्बोनेट, H2CO3। ये कंपाउंड बना लिया इसने, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये कार्बोनेट जो आयन है ये बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा, इस आयन में टूटेगा, और किसमें, H+ के रूप में। ये H+ चला जाएगा इस O2 के पास। क्यों जाएगा ये H+ O2 के पास, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ताकि ये ऑक्सीजन इसके अंदर आ सके और हमारी एनर्जी बनती रहे, ये जो रिएक्शन है मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहे। हाँ सर, काफ़ी तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि क्यों CO2 की वजह से H+ निकलता है, और यहाँ से क्या होता है, O2 का ये बॉन्ड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है वो डिस्टर्ब होता है, और इस कारण से जो डिस्टर्ब हो रहा है बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं अपन बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, बोहर इफेक्ट बोलते हैं, ग्रेट। हमको क्लियर हो चुका है कि बोहर इफेक्ट क्या है, बोहर साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बोहर इफेक्ट, ग्रेट।
हमको इतना समझ में आ गया बोहर इफेक्ट क्या है, कैसे CO2 जा रही है, क्यों O2 आ रही है, यहाँ तोड़ना क्यों ज़रूरी है और इसका जोड़ना क्यों ज़रूरी है। तो 20-25% तो ये यहाँ से इसको O2 को निकाल के यहाँ पे CO2 जुड़ जाएगी, 7% यहीं आके प्लाज्मा के अंदर बैठ जाएगी CO2, और 70% जो है इस आयन के रूप में क्या हो जाएगी, CO2 अपने यहाँ रिजर्व हो जाएगी इस वेसल के अंदर। और जैसे ही ये ब्लड हमारा एल्वोलाई के पास पहुंचेगा, वहां पर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है CO2 के कंपेयर में, तो वापस से ये सारी CO2 इकट्ठा हो जाएगी, ये जो वापस जो रिएक्शन है ना वापस होने लग जाएगी और CO2 बन जाएगा, बाइकार्बोनेट से वापस H+ जुड़ जाएगा, ताकि अब ये H+ जो है वापस आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी और O2 फिर से जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर बात करूँ, एल्वोलाई के अंदर, अभी ये कहाँ पर है, अभी टिश्यू के अंदर है, तो एल्वोलाई के अंदर वापस जुड़ के ये CO2 बनकर बाहर चली जाएगी। ठीक है सर, हमको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई। अब आपने बोला था कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो रहा, जो ये रिएक्शन हो रही है इसको आप एनसीईआरटी के अंदर देखना, एनसीईआरटी में दे रखी रिएक्शन, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर आप इस पर फोकस, आई होप कि हमारा कैमरा फोकस कर लेगा इस पर, ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन है यहाँ पर CO2 + H2O मिलकर क्या बना रही है, कार्बोनेट, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के रूप में। यहाँ पे कौन इसका कैटलिस्ट है, यहाँ पे इसका एंजाइम कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिखूंगा मैं इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से, ये देखो दिखाई दिया आपको, यहाँ पे इसका कैटलिस्ट है, जब वापस जुड़े के ये बनाएगा CO2 तब भी यही एंजाइम है। देखो उस रिएक्शन के अंदर बीच में ये कंपाउंड दे रखा है, एक साइड ये है एक साइड ये है, और बीच में दोनों का एंजाइम कौन सा है कैटलिस्ट के रूप में, कार्बोनिक एनहाइड्राइज है। हमारे दो वर्ड हमको क्लियर हो चुके हैं कि हमने पढ़ लिया बोहर इफेक्ट क्या है, हमको समझ में आ गया, हमको कार्बोनिक एनहाइड्राइज भी हमको क्लियर हो चुका है। सर एक क्लोराइड शिफ्ट भी आपने कहा था, उसका मतलब क्या है, देखो ये जब इस RBC से बाहर आ रहा है, एक आयन बाहर आ रहा है, नेगेटिव आयन बाहर आ रहा है, तो आयंस को बैलेंस करने के लिए इस प्लाज्मा से एक क्लोरीन आयन भी वापस क्या जाएगा, अंदर जाएगा बैलेंस करने के लिए। जब ये क्लोरीन अंदर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड शिफ्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, क्लोराइड शिफ्ट बोल देंगे। समझ में आया क्लोराइड शिफ्ट क्या है, समझ में आया कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या है, समझ में आया बोहर इफेक्ट क्या है। ग्रेट, अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ये रिएक्शन को एक बार फिर से देख लो, इसको अगर मैं दिखाऊं तरीके से तो ये देखो ये देखो ये देखो, अच्छा मैं तरीके से कर देता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा रफ करके अच्छे वापस से ड्रॉ करता हूँ। ये देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैसे बन रहा है, यहाँ पर CO2 और H2 अपने आई थी RBC के अंदर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या बन गया, अपना एक एंजाइम बन गया, ये कार्बोनेट आयन बन गया। अब ये क्या बन जाएगा, टूटेगा, किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा अपने इस बाइकार्बोनेट आयन के रूप में टूट जाएगा, इस आयन के रूप में टूट जाएगा, प्लस साथ में क्या H+ में टूट जाएगा। ठीक है, ये H+ क्या करेगा आपको पता ही है, ये क्या करेगा क्लोराइड शिफ्ट के लिए, ये किसके काम आया, बोहर इफेक्ट के लिए, ये क्लोराइड शिफ्ट के लिए। वेरी गुड, वापस भी बन सकता है, यहाँ पे भी कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दोनों की जगह कैटलिस्ट कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आई होप कि आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब आप इस टॉपिक को वापस एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो एक एक वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।